चलिए जो है ना आज देखते हैं ना किरचॉफ का नियम और तथा वैद्युत परिपथ। बहुत शॉर्ट में चलेंगे और थोड़ा तेजी से बोलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो शॉर्ट में बने और आपका फिर पढ़ाई इफिशियंट हो जाए, है ना। कम समय में बचे हुए दिन में कम समय में बहुत जल्दी रिवीजन करके आपको अच्छे से नंबर लाने हैं। इसीलिए जो है ना हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन का जो बैच चल रहा है, क्विक रिवीजन के लिए, है ना। तो क्विक रिवीजन के लिए पहले इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं ना कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है। अब किरचॉफ का जो होता है ना दो नियम होता है, किरचॉफ का दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। प्रथम नियम को धारा का नियम तथा द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम को धारा का नियम, ठीक है। आइए कुछ ना हम लोग इसको समझते हैं किस तरह से। कोई एक आज पकड़िए। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो धारा का नियम है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो धारा का नियम है, ठीक है। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम जो धारा का नियम है ना, तो देखो यही चीजें हैं इस तरह से कि मान लो कि कोई परिपथ है, ये तार जो होता है ना, हम लोग बात करते हैं तो कोई परिपथ है, थोड़ा और आगे आ जाइए और आगे आ जाइए इस तरह से, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हम लोग बात करते हैं ना परिपथ की बार बार, तो परिपथ तो शुद्ध वर्ड है हम लोग के लिए, लेकिन परिपथ को यदि हम लोग अपनी भाषा में देखें तो तार बोलते हैं, उसी को तार बोलिए, चालक तार, है कि नहीं। तो वहां पे समझिएगा अगर ये परिपथ है तो यहाँ पर देखिएगा ना तीन तार एक जगह आके यहाँ पे जुड़े हैं और दो तार और आके यहाँ पे एक ही जगह पे जुड़ा है, ठीक है। और जिस जगह जुड़ा है ना तो इसी को परिपथ का संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ का संधि कहते हैं, ठीक है। अब परिपथ का संधि, अब यहाँ पे क्या होगा समझिएगा, हम लोग किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते क्या है इसमें हम लोग कि किसी भी परिपथ में देखिएगा यहाँ पे होगा क्या कि इन जो तीन तार है रेड वाले, मान लीजिएगा ना इसमें से धारा जा रही है, इसमें से धारा इधर की तरफ ऐसे जा रही है तीनों में, ठीक है। जब इसमें से तीनों में जाएगी तो यहाँ पे संधि में दो तार और जुड़े हैं, है ना। और इसमें से क्या होगा कि ना ये दो जितने भी धारा इधर से आ रही थी वो सब इधर से चली गई, यहाँ पे क्या रुकी? क्या नहीं रुकी, यहाँ पे धारा रुका नहीं रुका, है कि नहीं। इसका मतलब ये है तीनों तारों में जितने एम्पीयर की धारा इस संधि पे पहुंचेगी और ये दो जो तार अगर आगे गए हैं इन्हीं से सभी धारा जो है क्या हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है हम लोग बोले थे, है कि नहीं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बोलोगे कैसे, है कि नहीं, कि किसी परिपथ के संधि पर, किसी परिपथ के संधि पर आने वाली समस्त धाराओं, आने वाली समस्त धाराओं तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब संधि पर कोई धारा रुकी हुई नहीं है कि नहीं, इस तरह से। अच्छा ये देखिए तीन तार, ऐसा मत सोचिएगा ना इसको कि कहीं जो हम लोग देखते हैं कि खंभे में तीन तारा है अब एक एक में जोड़ दो, यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, ये जान लेना, समझ में है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता है, ये इस तरह से है ना कि जैसे हम लोग बोले कि यदि मान लीजिएगा ये पीछे से ऐसे इस तरह से ये एक साथ जुड़े हों, ये एक साथ जुड़े हों, मान लीजिएगा ना ये एक साथ देखना ना ऐसे एक साथ जुड़े हैं। अब क्या करते हैं ना हम एक दूसरा तार लाते हैं, है ना। तो जब दूसरा तार लाए मान लीजिएगा ये ऐसे, अब हुआ क्या ये पीछे से तार बहुत जो है बड़ा आ रहा था, है ना, बहुत बड़ा तार आ रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या ना कि अब इसमें एक ना देखिएगा एक रेड और एक ब्लैक, रेड वाले को ना हम लोग फेज लाइन बोलते हैं और ब्लैक को न्यूट्रल, है कि नहीं, फेज और न्यूट्रल। अब हम लोग क्या करेंगे ना इसमें न्यूट्रल को हटा दीजिए और फेज लाइन जो होते हैं ये देखिएगा ऐसे एक तार से जोड़ दीजिए, अब ऐसे हुआ, है कि नहीं। अब हम लोग कहेंगे ना कि इधर जो है ना फेज लाइन से यदि मान लीजिएगा 10 एम्पीयर की धारा जा रही है, कितने की? 10 एम्पीयर, और इन तीनों तारों में हो सकता है अलग अलग धारा जाए, जैसे 10 के यहाँ से आ रही थी, अब इन तीनों में 10 जाएगी, हो सकता है 2 इसमें 4, है ना, तो 2 4 6, है ना, फिर 4 10 ना, इस तरह से। तो जितने भी यहाँ से 10 एम्पीयर की जो पीछे से आ रही थी यहाँ पे तीनों में बढ़ गई थी, इस तरह से एक ही तार देखिएगा, एक ही तार में है ये, है ना, और फिर इधर से होते हुए यहाँ से सभी धारा फिर से चली जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो ये था किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, देखते हैं। इससे क्या है कि हम लोग देखेंगे ना कि ये सेल का जो विद्युत वाहक बल है हम लोग एक इसमें टर्मिनल ले लेते हैं, इसमें प्लेट लेते हैं, ठीक है। अब प्लेट में ही हम लोग क्या लग देते हैं इसमें वैद्युत अपघट्य, क्या चीज? वैद्युत अपघट्य, ठीक है।
वैद्युत अपघट रख दिया गया। और वैद्युत अपघट के बाद हम लोग यहाँ पे क्या है, ये है प्लेटें 2 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको इसी को हम लोग कहते हैं ना टर्मिनल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके सिरा जो होता है, ठीक, इस तरह से। अब बात हम लोग करेंगे यहाँ पे इस सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी को यदि किसी तार से जोड़ दें, किसी तार से जोड़ दें, तार से, है कि नहीं। जब तार से जोड़ देते हैं तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है, तार जब जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग को कहना पड़ेगा जैसे इसमें धारा बहेगी, क्या बहेगी, धारा। और धारा किसके कारण बहेगी, आवेश के कारण। किसके कारण, आवेश के कारण। लेकिन आवेश जो होता है वो ऐसे ही थोड़ी जो है ना। यहाँ पे सेल का जो घोल है ना, सेल का घोल अर्थात सेल, है ना, तो ये क्या करेगा, कुछ एक एनर्जी देगा सेल को ना, सेल को इस पूरे परिपथ में चलने के लिए, है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं ना कि किसी आवेश को, किसी आवेश को, ठीक है, सेल द्वारा दी गई पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, है ना, सेल के भीतर भी, सेल के भीतर भी, है ना, प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझा कि नहीं, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला क्या है देखिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, उसको कैसे हम लोग कहते हैं, इस तरह से, जैसे मान लीजिएगा ना, हम लोग तो इससे बहुत देखे कि कोई यदि किसी तार में जब धारा बहती थी तो उसमें भी प्रतिरोध आता था, है कि नहीं, उसका विरोध होता था, है ना। ऐसे ही इसमें जब धारा बहेगी ना इस तरह से, तो जब धारा इसके अंदर बहेगी तो इसके अंदर से होके जाएगी और इसका ना एक अपोज होगा, एक विरोध होगा, ठीक है। और ये जो विरोध होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन सेल का विरोध किसने किया, सेल का विरोध किसने किया, तो सेल का जो विरोध है ना, सेल का घोल कर दिया है, किसका, सेल का घोल, ठीक है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिख के आएंगे, यदि आ गया तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसको डेफिनेशन लिखना रहेगा तो हम लोग कहेंगे ना कि सेल का घोल, सेल का घोल, ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, और इसी को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है कि नहीं। इस तरह से ना, और इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो बाद में यदि आपको कॉन्सेप्ट में पूछ देगा कि ना बताइएगा सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध ना किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना, उनकी निर्भरता के बारे में बता दो, है कि नहीं। यदि पूछा ऐसा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ना किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखिएगा हम लोग कहेंगे ना कि सेल के जो प्लेट है ना, सेल के जो ये दोनों प्लेटें हैं, है ना, ये दोनों प्लेटें जो है सेल की, ये यहाँ पे क्या है कि सेल का जो दोनों प्लेट है ना, इसके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, है कि नहीं। सेकंड, अब उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है कि नहीं, उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अरे ये प्लेट है ना, ये आपको नहीं तार ऐसे से दिख रहा है पतला सा, ऐसे ही समझिएगा प्लेट, ये सामने से ऐसे दिख रहा होगा तो ये दिख रहा है ना, लेकिन अगर इसे से देखिए तो ये प्लेट दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह से इसमें प्लेटें लगी रहती थी, है ना। तो अब हम लोग कर रहे हैं इससे जो आंतरिक प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर किया, पहला उनके बीच की दूरी के, है ना, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो हम लोग देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध घटेगा ना, इस तरह से। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके वैद्युत अपघट की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, वैद्युत अपघट की प्रकृति पर, ठीक है। और वैद्युत अपघट की प्रकृति का मतलब कैसा होता है समझिएगा। हम लोग जब इस सेल के बारे में पढ़े थे कि जो धारा देती है ना, इसमें होता क्या था, इसमें ना जो वैद्युत अपघट का रसायन होता था वो अपने आयनों में टूटता है, अपने आयनों में टूटता है, ठीक है। यदि यही प्रकृति की बात हम लोग करते हैं, प्रकृति का मतलब यह है ना कि वो टूट रहा है, ज्यादा टूट रहा है कि कम टूट रहा है कि नहीं। यदि ज्यादा संख्या में टूट रहा है तो ज्यादा धारा बहेगी, और कम संख्या में रहेगा तो कम आवेश से कम ही धारा बहेगी, है ना। इस तरह से बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा बात करते हैं इसमें कि हाँ, इसलिए जो सांद्रता है ना, वैद्युत अपघट की सांद्रता, ठीक है। अब देखिएगा सांद्रता, देखिएगा सांद्रता क्या होता है जानते हैं। सांद्रता न होता क्या है कि जैसे हम लोग बोले किसी भी ना थोड़ा सा मान लीजिएगा पानी है, अब उसमें ना कुछ दूसरा केमिकल मिलाते जाए, ठीक है। यदि केमिकल की मात्रा जब ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो केमिकल उसमें ना ज्यादा होता जाएगा, केमिकल की मात्रा ज्यादा होती जाएगी, और वो हम लोग कहेंगे गाढ़ा होता जाएगा, उसको अबाउट जो है ना केमिकल, है ना, उसके लिए। तो यहाँ से उसी के बारे में हम लोग कहते हैं सांद्रता। अच्छा बोले अगर सांद्रता ज्यादा है तो इसका मतलब केमिकल ज्यादा है, और केमिकल ज्यादा है तो आयन ज्यादा टूटेंगे, है कि नहीं। तो वहाँ पे सांद्रता के भी अनुपाती हो जाएगा, है कि नहीं। सांद्रता बढ़ने पर, है ना, सांद्रता बढ़ने पर देखेंगे यहाँ पे इस तरह से कि हाँ, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ता है। जानते हैं क्या हो जाएगा, इधर से जो है इसमें से आवेश जा रहा था ना, उसी में टक्कर होने लगेगा, क्या होने लगेगा, टक्कर, है कि नहीं। और जिसके कारण ना वो धारा में अवरोध ज्यादा उत्पन्न होने लगेगा,
है कि नहीं, उनकी संख्या बढ़ने पर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध और वो किस बातों पर निर्भर करता है। समझ में आया कि नहीं? है ना, ये बातें थी। उसके बाद फिर अगला देखिएगा, ये क्या लिखा गया है, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर जो है ना, हम लोग कहेंगे ना टर्मिनल विभवांतर क्या है कि नहीं। अब टर्मिनल विभवांतर देखो, हम लोग देखे थे ना कि यहाँ पर सेल का जो विद्युत वाहक बल था वो पूरे परिपथ के लिए सेल सहित था, है ना, जितनी ऊर्जा होती है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ना कि किसी परिपथ, ये तार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिपथ। ठीक है, तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, है ना, एकांक आवेश को प्रवाहित होने में, है ना, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, को ही हम लोग कहेंगे यहाँ पर सेल का ये टर्मिनल विभवांतर। समझ आया कि नहीं? इस तरह से हम लोग बात करते हैं। सिर्फ इसी वाले में होता है ना, तार के दो सिरों के बीच वाले के, है ना, उतने के ही सिरों के बीच आवेश को प्रवाहित करवा दो, है ना, और कितना सेल ने ऊर्जा दे दिया, उतना उसी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब आपको न हो सकता है कुछ देर वहाँ पे कि V बराबर ये V E और R में संबंध बताओ, है ना, तो हम लोग कहेंगे V E और R, टर्मिनल विभवांतर V, है ना, और उसके बाद विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध, है ना। तो इसका सूत्र तो डेरिवेशन, इसीलिए शॉर्ट वीडियो है, डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, है ना, उसको देख लीजिएगा जाते वक्त यदि। तो यहाँ से V बराबर E माइनस I R, है ना, ये था, ये तीनों में संबंध, है ना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग का रहता है V बराबर E माइनस I R रहता है। ठीक, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं ना कि ये व्हीटस्टोन सेतु, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं हम लोग इसे, है ना। किस तरह से हम लोग बात करेंगे अब व्हीटस्टोन ब्रिज का, हम लोग यहाँ पे क्या बातें होंगी कि व्हीटस्टोन सेतु के बारे में हो सकता है पूछ ले, या तो फिर किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि नहीं, या व्हीटस्टोन सेतु का यूज कहाँ पे किया जाएगा, इस तरह से हो सकता है पूछ ले, है ना। तो पहले व्हीटस्टोन सेतु बनाया कैसे गया था, है ना, इसमें कहा जाता है ना कि चार प्रतिरोधक तार लिया जाता है, चार प्रतिरोधक तार। ठीक है, और चारों को ना वर्ग के आकार का जो है ना कोनों में इसको जोड़ दिया जाता है, वर्गाकार। जैसे देखिए हम लोग ना यहाँ पे एक P, एक Q, एक R और एक S, ये चार प्रतिरोधक तार है, चार प्रतिरोधक तार है। इनको नहीं देखो, हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनको इस तरह से जोड़ दिए गए, है कि नहीं, चतुर्भुज जैसा। अब क्या कर दिया गया कि इस जो हम लोग बनेगा ये चतुर्भुज आकार, तो उसी के ना विकर्ण, ठीक है, तो उसी के विकर्ण के बीच में ही हम लोग क्या कर देंगे, एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। ठीक है, धारा मापी। ठीक है, अब धारा मापी क्या होता है, इसी में ही ना ये होता है, ये समझिएगा ये तार है यहाँ से यहाँ भी, और गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है, उपकरण में भी वहाँ पे बाइंडिंग होकर ये तार निकले रहेंगे, है ना, एक तार इधर से टचअप रहेगा और एक इधर से, है ना। तो होता क्या है ना, जैसे हम लोग ना घरों में नहीं यूज करते हैं स्टेबलाइजर, कभी वोल्टेज कम आया तो फिर हम लोग देखते हैं कि अच्छा वोल्टेज आज कम आया है ना, तो फिर उसमें काटा पड़ता रहता है ना। तो ये धारा मापी का यूज करके वैसे ही बनाया गया है ना, उसके लिए। तो समझिएगा यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे धारा मापी यूज कर दिए हैं, धारा मापी। ठीक है, अब होगा क्या समझिएगा कि हम लोग ना इसका यूज करके ना यहाँ पे जैसे P Q R S चार प्रतिरोधक तार लगाया जाता है, और इसमें इनके विकर्ण के सिरों पर एक जो है यहाँ पे धारा मापी लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से अब इनके ना अलग जो है सिरों पर, वहां पर बैटरी एक्सेल की सहायता से, एक्सेल और कुंजी केवल की सहायता से इनके अलग सिरे को जोड़ दिया जाता है। इस तरह से जब हम लोग इसको जोड़ देंगे ना, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है समझिएगा कि यदि इसमें से धारा निकले, ठीक है, तो धारा निकले, इसमें से होगा क्या, ये धारा यहाँ पे आके ना दो भागों में बटेगी, इस तरह से, सही है। अब ये धारा अगर यहाँ से दो भागों में बट गई और यहाँ से आती हुई ना, ये जैसे हम लोग कहते आई है ना, और इधर I1 और I2, दो धारा में अगर दो भागों में बट गया, लेकिन अगर ये कहा जाए कि यही वाला जो धारा था यहाँ से ना, इसके लिए अगर कुंजी ये भी बंद है, कुंजी बंद है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें से धारा इधर भी जाएगी, और ये वाली जो I2 धारा है फिर दो भागों में बट गई, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से I1 धारा इधर से होते हुए, और यहाँ से ये वाली जो धारा थी इधर से जाते समय यहाँ पे मिलके पुनः इसमें हो जाएगी, और ये I2 का धारा फिर से यहाँ पे आ जाएगी, और जितना बैटरी में टोटल धारा उत्पन्न हुआ था इस तरह से हम लोग का टोटल हो जाएगा, है ना। अब यह होगा क्या समझिएगा, यदि ना हम लोग को कहा जाएगा कि
PQRS, है ना। इनका यदि हम लोग देखेंगे ना कि P और Q का अनुपात और R और S का अनुपात, ठीक है, यदि ये दोनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य हो जाएगा, ठीक है। विक्षेप शून्य हो जाएगा कैसे, मतलब जैसे यदि हम लोग देखते हैं ना अपने यहाँ की लाइट कट गई है, लाइट कट गई है तो हम लोग का जो वोल्टेज में काटा दिखता है वो देखो ना 0 पे लौट आता है कि नहीं, तो किस पे लौट आता है, 0 पे, है ना। इसका मतलब क्या है, लाइट कट गई, इसका मतलब आप समझते हैं कि लाइट नहीं आई, है ना। हम लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रिक, हम लोग अपने आप भाषा में कहते हैं लाइट नहीं आई, वैसे तो विद्युत नहीं है ना, विद्युत धारा नहीं है ना, इस तरह से बोलचाल में जो भी हम लोग का बोलना है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि इसी तरह से जिस तरह से धारा नहीं बही तो वो शून्य हो गया था, लाइट कट गई थी, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, ये सेल जो है धारा देगा लेकिन गैल्वेनोमीटर जो रहेगा, गैल्वेनोमीटर में अगर न देखिएगा विक्षेप हो रहा है, इसका मतलब इनका अनुपात समान नहीं है, इनका अनुपात समान नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि इसका विक्षेप शून्य हो गया अर्थात इसका मतलब अब समझिएगा कि ये इसमें धारामापी में हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा जाएगी, तो कैसे जाएगी, यहाँ से धारा निकलेगी ऐसे और इधर से ऐसे चली जाएगी, इधर से ऐसे धारा जाएगी, इधर से ऐसे और ये इस तरह से, ठीक है। तो इसमें विक्षेप शून्य, ये संतुलित हो जाएगा, समझ में आती नहीं, ठीक है। अभी ये आपको न संतुलन की अवस्था में यही पूछ लेता है आपकी नवी टेस्टोन क्षेत्र के लिए, तो P/Q बराबर R/S, ठीक है, इतना। अब यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ये टेस्टोन क्षेत्र का हम अज्ञात प्रतिरोध, है ना, किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, जैसे अज्ञात के लिए कैसे होता है कि न तीन तार को ना जिनका प्रतिरोध ज्ञात रहे, जिनका प्रतिरोध है ज्ञात रहे, ठीक है, उनको लगा दिया जाए, और एक प्रतिरोध जो है ना अज्ञात रहे, इसका मतलब ये दोनों ज्ञात है, तीनों ज्ञात है और ये ही किसी का वैल्यू ज्ञात करना है। मैथमेटिकल के जैसा हम लोग इसको हल करने की नहीं, तीन वैल्यू ज्ञात है, एक को ज्ञात ही करना है कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा इतना जो था शॉर्ट रिवीजन था हम लोग का, ओके, ठीक।